जो भी व्यक्ति राजनीति करता है उसका पहला उद्देश्य होता है चुनाव जीतकर सदन में पहुंचना। चाहे वो किसी भी सदन में दावेदारी करता है, उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है। पार्टियां कई बार दाव लगाती भी हैं और कई बार तैयारी करने वाले नेता छूट भी जाते हैं जिनको पार्टियां टिकट नहीं देती। लेकिन अपनी हसरत को मन में दबाए बहुत कम लोग हैं जो रख पाते हैं। ज्यादातर जुझारू लोग मैदान में कूद पड़ते हैं, भले ही पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया हो। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर किंग मेकर बनने की एक ललक होती है। कई बार उत्तराखंड में हमने ऐसे नेताओं को देखा है जो वास्तव में किंग मेकर ही थे। उन नए नवेले नेताओं के आगे कई बड़े बड़े सूरमा पीछे छूट गए जब अपने दम पर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे, चुनाव जीते और सरकार को अपने इशारों पर नचाया। मैं यहां पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहा हूं जब किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय आ गए। यहां पर आज निर्दलीयों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस बार भी दोनों ही पार्टियों में अच्छी खासी बगावत देखने को मिल रही है। बगावत किस पार्टी में ज्यादा है, कौन सी पार्टी बगावत करने वाले नेता से प्रभावित होगी या हार जीत के अंतर को बगावती करने वाला नेता तय कर पाएगा, इसका फैसला तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो भी नेता निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव में कूद रहा है वो निश्चित रूप से अगर चुनाव जीत जाएगा तो किंग मेकर की भूमिका में पहुंच जाएगा। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा चुनाव ऐसे थे जब निर्दलियों के हाथों में सरकार थी या निर्दलियों की सारी बातें मानी जा रही थी। सिर्फ 2017 का विधानसभा चुनाव ऐसा था जब उत्तराखंड की जनता ने एक स्पष्ट नहीं बल्कि प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था। इस बार क्या ऐसी लहर है जो किसी एक पार्टी को प्रचंड जनादेश मिल सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो निर्दलीय के रूप में चुनावी ताल ठोक रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो सत्ता की चाबी उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। पूरा तफसील से विश्लेषण करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड की विधानसभा में अक्सर बहुमत के लाले पार्टियों को पड़े रहे, चाहे वो कांग्रेस रही हो और चाहे बीजेपी रही हो। अगर हम 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 75% स्थिति ऐसी थी जब सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथों में थी, या कहें सरकार बहुत अस्थिर स्थिति में थी। इसलिए निर्दलियों को बार बार अपने साथ लाने के लिए, उनको साधने के लिए सरकार को जद्दोजहद करनी पड़ी। पहले निर्वाचित विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे वो थे एनडी तिवारी। 2002 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस को 36, बीजेपी को 19, बीएसपी को 7, उत्तराखंड क्रांति दल को 4, इंडिपेंडेंट्स 3, निर्दलीय 3 विधायक जीतकर पहुंचे थे और एनसीपी का 1 विधायक चुनकर पहुंचा था। जो 3 निर्दलीय थे उसमें एक तो थे जसपुर से शैलेंद्र मोहन सिंघल, लक्सर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के हाथ में था और धारचूला से गगन कुमार रजवार जो है विधानसभा में पहुंचे थे। यानी कांग्रेस के पास 36 विधायक तो थे, लेकिन फिर भी उसे डर रहता था कि अगर 1-2 विधायक खिसक गए तो उनकी सरकार अल्पमत में आ सकती है। इसलिए एनडी तिवारी इन 3 विधायकों को अपने साथ लेकर लगातार आगे बढ़ते चले। लेकिन उत्तराखंड में भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था और जब 2007 में मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूड़ी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी ने सरकार बनाई तो वास्तव में सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में आ गई। 2007 में जब नतीजे आए तो बीजेपी के पास 34, कांग्रेस के पास 21 और बीएसपी के पास 8 विधायक थे। उत्तराखंड क्रांति दल के 3 और निर्दलीय के भी 3 विधायक थे।
गठबंधन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो गया और निर्दलियों में भी एक विधायक को मंत्री पद दे दिया गया। यानी खंडूड़ी साहब और निशंक साहब दोनों ने जब 5 साल मिलकर सरकार चलाई तो उसमें निर्दलीय के रूप में राजेंद्र सिंह भंडारी और उत्तराखंड क्रांति दल के कोटे से दिवाकर भट्ट लगातार 5 वर्ष तक मंत्री बने रहे। सत्ता की चाबी सीधा सीधा निर्दलियों के हाथ में थी और जैसी चाहते थे वैसा काम कराने की हैसियत में निर्दलीय और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे। सत्ता की चाबी की हम बात कर रहे हैं और बात यह कर रहे हैं कि इस बार किंग मेकर कौन कौन हो सकता है। 2012 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। 2012 में जो जनादेश उत्तराखंड की जनता ने दिया वो बहुत अस्पष्ट था और 32 सीटें कांग्रेस जीती थी, 31 सीटें बीजेपी जीती थी, बीएसपी को 3 सीटें मिली, उत्तराखंड क्रांति दल को 1 सीट मिली और इंडिपेंडेंट्स 3 चुनकर आए। अब यहां पर खेल बहुत महत्वपूर्ण था। अगर सरकार चलानी है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ बीजेपी पीछे छूट गई, बीएसपी भी सरकार में शामिल थी, उत्तराखंड क्रांति दल भी सरकार में शामिल था और निर्दलीय तो शामिल थे ही। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 जो निर्दलीय थे उसमें टिहरी से दिनेश धनई थे जिन्होंने किशोर उपाध्याय को करीबन 350 वोटों से हरा दिया था। लाल कुआं से हरीशचंद्र दुर्गापाल चुनाव जीतकर आ गए थे निर्दलीय के तौर पर, जिन्होंने अब एक बार फिर से बगावत कर दी, उनको टिकट नहीं मिला और फिर वो इस तैयारी में है कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। और देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी को जब टिकट नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बने। तो निर्दलियों के हाथ में इस सरकार की पूरी चाबी थी और जो हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के रिश्ते बिगड़े हैं वो इसी निर्दलियों के हाथ में जो चाबी थी उसके कारण बिगड़ी है, क्योंकि दिनेश धनई को किशोर उपाध्याय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कराना चाहते थे और जो हरीश रावत हैं वो लगातार दिनेश धनई के पक्ष में खड़े हुए थे। तो पार्टियों के भीतर का जो गणित है, जो समीकरण है, उसको निर्दलियों ने कई बार बिगाड़ा है। लेकिन ये वो निर्दलीय हैं जो अपने दम पर चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने दम पर जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव जीत जाए उसके हाथ में सत्ता की चाबी स्वाभाविक रूप से पहुंच जाती है। हालांकि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो सत्ता की चाबी पाने में निर्दलीय थोड़े से नाकाम हो गए, क्योंकि 57 सीटें उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी की झोली में डाल दी। 2 निर्दलीय थे, एक प्रीतम सिंह पंवार थे जो धनौल्टी विधानसभा सीट से आए थे और एक दूसरे निर्दलीय थे जो नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा सीट से चुनकर पहुंचे थे। दोनों को पार्टी ने अपने साथ मंत्रिमंडल में कतई भी शामिल नहीं किया। दोनों विधायकों की किंग मेकर की भूमिका नहीं थी। लेकिन जो हालात इस समय हैं उसमें यह बात बहुत स्पष्ट है कि जो लहर पिछली बार 2017 में थी वो लहर उत्तराखंड में अभी नहीं दिखाई दे रही है। ना वो राम लहर है, ना वो मोदी लहर है, ना वो बीजेपी की लहर है। यानी मुकाबला बराबरी पर है। और जब बराबरी का मुकाबला 2012 में होते हुए हमने देखा तो 32 सीटें कांग्रेस जीती और 31 सीटें बीजेपी जीती। 1 सीट का अंतर था, सरकार कांग्रेस बनाकर ले गई और उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए कांग्रेस ने जीते। निर्दलियों के साथ उनके समर्थन से यूकेडी और बीएसपी के समर्थन से पूरे 5 साल सरकार चली। यानी जो सत्ता की चाबी थी वो पार्टी के मंझे हुए खिलाड़ियों के पास बहुत कम थी, बल्कि ऐसे खिलाड़ियों के पास ज्यादा थी जिनका 1 वोट विधानसभा में महत्वपूर्ण था। इसलिए निर्दलियों के हाथ में जब कमान आती है तो सत्ता उन्हीं की तरफ खिंचती हुई चली आती है। इस बार की हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार किंग मेकर कौन। कई प्रत्याशी हैं जो चुनाव में नाराज हो गए हैं अपनी पार्टियों से और अपने अपने क्षेत्र में जो भी लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो बताइएगा कि सत्ता की चाबी आपके क्षेत्र से किसके पास पहुंचने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस से इतर कौन कौन से निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार किसी की भी बने उसमें उनका महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो सत्ता की चाबी किसके पास है, किंग मेकर कौन है, इसका जवाब हमको 10 मार्च को मिलेगा। लेकिन कयास अभी से लगने लगे हैं क्योंकि बगावत दोनों ही पार्टियों में बहुत उम्दा स्तर पर दिखाई देने लगी है। कहीं गुरु चेले लड़ रहे हैं और कहीं पार्टी के कैडर के लोग आपस में भिड़ रहे हैं।
तो आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन जाते जाते मेरा आपसे आग्रह, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।